Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture Doctrine of Holding Out. Doctrine of Holding Out is provided in Section 28 of Indian Partnership Act. This doctrine is based on doctrine of estoppel, which is provided under section 115 of Indian Evidence Act. Sometimes a person is not partner in the firm, but he knowingly permits himself to be represented as partner. In such cases, he is held liable as if he was a partner in the firm, and such a person is known as a partner by holding out or by estoppel. Doctrine of holding out एक ऐसा डॉक्ट्रिन है जिसमें कोई व्यक्ति किसी फर्म में न तो कोई धन लगाता है, न पूंजी लगाता है, न कोई श्रम करता है, न कोई लाभ मिलता है, न वो पार्टनर वास्तव में होता भी है, पार्टनर होता भी नहीं, फिर भी लायबिल ऐसे ठहराया जाता है जैसे कि वह पार्टनर हो, क्योंकि वह अपना नाम या तो खुद जो है पार्टनर बताता है किसी फर्म का, या कोई बता रहा होता है तो बताने देता है, चुपचाप रहता है, उसका खंडन नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, आ और बा एक साथ से मिलते हैं। आ बा की प्रेजेंस में सा से कहता है कि वह हमारी फर्म का पार्टनर है। बी चुप रहता है, बा चुप रहता है। आ से फर्म के नाम उधार सामान खरीदता है। यहाँ विपदेशन के सिद्धांत के आधार पर सी के प्रति बी भी लायबिल होगा, सा के प्रति बा भी लायबिल होगा, क्योंकि उसने अपने को पार्टनर बताने दिया है। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल विच इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, उस पर बेस्ड है। जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा कार्य या लोक द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साशय कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है, और विश्वास पर कार्य कराया या कर लेने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी केस या कार्यवाही में उस बात की सत्यता को रिफ्यूज करने दिया जाएगा, प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए साशय और मिथ्या रूप से बी को ये विश्वास करने के लिए इंड्यूस करता है कि अमुक भूमि ए की है, और तद द्वारा बी को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए इंड्यूस करता है। तत्पश्चात भूमि ए की संपत्ति हो जाती है और ए इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था, विक्रय अपास्त सेट साइड करने की इच्छा करता है, उसे अपने हक का अभाव साबित करने नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 28 की सब सेक्शन 1 प्रावधान करती है कि जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा, आचरण द्वारा ये उपदेशन करता है या जानबूझकर ये उपदेशन किया जाने देता है कि वह किसी फर्म में पार्टनर है, उस फर्म के पार्टनर के नाते
ऐसे किसी भी व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने ऐसे किसी विपदेशन के भरोसे उस फर्म को प्रत्यय दिया है, और चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का विपदेशन किया है या जिसने भागीदार होने का विपदेशन किया गया है, जिससे ये ज्ञान रखता है या नहीं कि वह विपदेशन ऐसे प्रत्यय देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है। अतः वह व्यक्ति जो विपदेशन के आधार पर फर्म से कोई व्यवहार करता है या फर्म को कुछ धन देता है या विपदेशन करता, ये ऐसा विपदेशन मौखिक शब्दों या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा करता है, चाहे विपदेशन करता ये जानता हो या न जानता हो कि उसके भागीदार होने का व्यक्तिगत ज्ञान उस व्यवहारकर्ता के पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। विपदेशन के लिए जो है उस व्यक्ति के प्रति दायी होगा जिसको उसने या तो अपना पार्टनर बताया है या कोई बता रहा था तो चुप रहा है। तो विपदेशन के सिद्धांत के कुछ कंडीशंस हैं। पहला है देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन विपदेशन होना चाहिए बाय पर्सन दैट ही इज ए पार्टनर इन द फर्म। A person to be held liable must represent himself to be a partner of the firm. The representation may be expressed or implied. Second है the third person who wants to hold another person liable by holding out must have the knowledge of the representation made by the person, that person. Third, the third party who wants to hold another person liable by holding out must have acted on the faith of such representation and given credit to firm. तो कहने का मतलब यह है कि मिसरिप्रेजेंटेशन किया गया हो। कोई व्यक्ति मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर तभी लायबिल होता है जब वह पार्टनर होने को रिप्रेजेंट करता है या कोई अन्य व्यक्ति का अपने को पार्टनर बताने का रिप्रेजेंट करने देता है, या तो खुद पार्टनर बताया है लेकिन कोई और बताया है और वो चुप रहता है। ऐसा विपदेशन शब्दों या आचरण द्वारा किया जा सकता है। शब्द लिखित भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं। अतः विपदेशन हो सकता है बाय लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा, बाय रिटन और ओरल वर्ड्स द्वारा। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वो फर्म का पार्टनर है नहीं हो, या कोई दूसरा व्यक्ति उसे पार्टनर होने का कथन करता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है चुपचाप रहता है, तो वह पार्टनर न होते हुए भी मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर लायबिल होता है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन ओरल और रिटन शब्दों द्वारा हो सकता है। ऐसा डायरेक्ट विपदेशन के अंतर्गत आता है। मार्टिन वर्सेस ग्रे के केस में ए ने बी को जब सी से मिलवाया, ए ने बी को जब सी से मिलवाया तब बी को अपना पार्टनर बताया। ए ने बी को अपना पार्टनर सी से मिलवाते समय बताया। बी वास्तव में ए का पार्टनर नहीं था, परंतु उसने न तो उसको रियोग किया न खंडन किया, बल्कि चुपचाप खड़ा रहा। सी ने कुछ धन फर्म के व्यापार के सिलसिले में दिया था, ए ने दुरुपयोजन किया, सार ने फर्म के विरुद्ध वाद किया। बताइए क्या होगा? फर्म के विरुद्ध वाद किया तो अब क्या होगा? ये डिसाइड हुआ कि बी विपदेशन के आधार पर लायबिल होगा, क्योंकि ए ने जब बताया सी से बी हमारा पार्टनर है, उस समय बी ने ये रिवोक नहीं किया कि वो उसका पार्टनर नहीं है। इसी प्रकार ल्यूक वर्सेस ड्यूक ऑफ एर्गिल के केस में एक पार्टनर जो फर्म से रिटायर हो चुका था ने कुछ लोगों की प्रार्थना पर फर्म का अवैतनिक अध्यक्ष बनना स्वीकार कर लिया। ऑनरेडी एक ग्राहक ने अपना लोन वसूल करने के लिए फर्म के विरुद्ध मुकदमा किया।
ये डिसाइड हुआ कि अवैतनिक अध्यक्ष भी उस ग्राहक के ऋण के साथ लायबिल था, क्योंकि उसने इस विश्वास के साथ फर्म को कर दिया था कि वो एक भागीदार था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति फर्म के व्यापार को अपने नाम से चलाने दे या फर्म के नाम से चलाए तो अपना नाम प्रयोग करने की अनुमति दे तो उसे भी प्रत्यक्ष विपदेशन माना गया है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति फर्म के व्यापार का अपने नाम से चलाने दे या फर्म के नाम से चलने वाले में बोर्ड में अपना नाम उपयोग करने दे तो इसे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। करकुट वर्सेस चीथम स्मिथ के केस में चीथम नामक व्यक्ति ने स्मिथ को अपने यहाँ नौकरी देकर स्मिथ एंड कंपनी नाम से व्यापार शुरू किया। चीथम ने स्मिथ को अपने यहाँ नौकरी दी और स्मिथ एंड कंपनी के नाम से व्यापार शुरू कर दिया। फर्म को जिन व्यक्तियों ने माल बेचा था जब उनका पेमेंट नहीं हुआ तो उन्हें फर्म के विरुद्ध सूट फाइल किया। डिसाइड हुआ स्मिथ तथा चीथम दोनों ही व्यक्ति लायबिल थे, क्योंकि व्यापारी व्यापार का मालिक होने के कारण दायी था तथा स्मिथ ने अपने को भागीदार होने का किया था। इस प्रकार एक अन्य भारतीय केस में लिमिटेड के केस में एक कंपनी का व्यापार एमडब्ल्यू कंपनी के नाम से चल रहा था। एमडब्ल्यू कंपनी का पार्टनर नहीं था, आपकी जो कंपनी का एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, जिन लोगों ने धन का दिया था भुगतान लोगों के लिए, उन लोगों ने फर्म को एमडब्ल्यू करना चाहिए। एमडब्ल्यू लायबिल था क्योंकि उसने अपना नाम फर्म के बोर्ड पर लिखवा कर फर्म को का भागीदार होने का रिप्रेजेंटेशन किया था। बाय कंडक्ट, कभी कोई व्यक्ति अपने को किसी फर्म का पार्टनर तो नहीं बताता है, परंतु ऐसा आचरण या व्यवहार करता है जिससे फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करने वालों को लगता है कि वो पार्टनर है अपने आचरण द्वारा। पोर्टर कालकता बिकनी नोट के केस में एक व्यक्ति ने डिपेंडेंट से धन लिया जिससे उसने कुछ गाय खरीदी और गौशाला बनवाई। डिपेंडेंट ने उसके लिए अपनी तरफ से गौशाला बनाने की जमीन पट्टे पर दी। प्रतिवादी लगभग वहीं बैठा रहता था, ग्राहकों से घंटों बतियाता था। वादी ने गौशाला को कुछ इमारती लकड़ी, किचन की लकड़ी प्रतिवादी को भी गौशाला में भागीदार होने का विश्वास दिया था। उसके डिसाइड हुआ प्रतिवादी दायी था क्योंकि उसने आचरण के आधार पर भागीदार होने का विश्लेषण किया था। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति स्वयं भागीदार होने का विश्लेषण नहीं करता, परंतु यदि वह जानबूझकर अपने को भागीदार होने का विश्लेषण होने देता है तो ऐसे तो उसे आचरण द्वारा विश्लेषण कहते हैं। परंतु यदि वह ऐसा जानबूझकर नहीं करता, अनजाने में वो धोखे में हो जाता है तो ये दायी नहीं होता। चार कैबिनेट कंपनी एक फर्म जो घरेलू रोजमर्रा की चीजें बनाने का व्यापार करती थी, उसमें दो पार्टनर थे। एक व्यक्ति फर्म से अलग हो गया, दूसरे पार्टनर फर्म को उसी नाम से चलाता रहा। घाटी कंपनी ने कुछ परिस्थितियों की आपूर्ति की जिससे भुगतान न हुआ। कंपनी ने उस भागीदार को भी अपना निर्णय करने के लिए केस किया। भागीदार ने फर्म छोड़ दिया था क्योंकि कंपनी ने जिस कागज पर फर्म के उससे करार किया था उस पर फर्म छोड़ने वाले भागीदार का नाम नहीं था। यद्यपि फर्म छोड़ने वाले भागीदार ने उसके लिए अनुमति नहीं दी। दूसरा है विप्लेशन द्वारा रिप्रेजेंटेशन। विप्लेशन के दायित्व के लिए जरूरी है कि जिस व्यक्ति ने फर्म के साथ ट्रांजेक्शन किया है, फर्म का कोई लोन लिया है या रिप्रेजेंट किया है, विप्लेशन के आधार पर लायबिल ठहराने के लिए ये जरूरी है, ये साबित करना होता है कि डिपेंडेंट को विप्लेशन का नॉलेज था, क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करता तो प्रतिवादी बचाव का आधार ये भी दे सकता है कि उसे ये याद नहीं था कि उसे किसी ने किसी फर्म का भागीदार होना निर्देशित किया है। टावर कैपिटल कंपनी वर्सेस इंग्लैंड के केस में प्रतिवादी इसी आधार पर वादी दायी नहीं ठहराया गया क्योंकि प्रतिवादी को इस बात का न तो ज्ञान था और न ही
उसने अपना नाम भागीदार होने की हैसियत से उपयोग करने की अनुमति दी। अब आता है कि जो है इस डॉक्ट्रिन ऑफ उसके एक्सेप्शंस क्या हैं। पहला है डिसीज पार्टनर, 28 सेक्शन है, जहाँ कोई व्यक्ति भागीदार की मृत्यु के पश्चात वही व्यापार पुरानी फर्म के नाम से चालू रखा जाता है, वहाँ उस नाम या मृतक भागीदार के नाम का उस व्यापार के फलस्वरूप उपयोग के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात किया गया हो दायी नहीं बना लेता। इस प्रकार भागीदार की मृत्यु हो जाए और व्यापार पुरानी फर्म के नाम से चलता रहे तो फर्म के कार्यों के लिए पार्टनर लायबल नहीं होगा न जो है, क्योंकि मृत्यु की सूचना देना जरूरी नहीं होता। मृत्यु की सूचना अपने आप में सूचना बन जाती है। दिवालिया होने में स्वयं एक पब्लिक नोटिस है। धारा 34 से किसी भी भागीदार के दिवालिया नहीं होने पर उसे फर्म का उस दिन से भागीदार नहीं बन मानती जिसे वह भागीदार नियुक्त हुआ था, दिवालिया नियुक्त हुआ। 45 से पैराग्राफ ये कहता है कि किसी पार्टनर की संपत्ति दिवालिया संपत्ति होने की तिथि के बाद फर्म द्वारा किए गए कार्यों की रिदाई नहीं होगी। फिर इसके बाद जब पार्टनर जो है उसके भागीदार होने के तथ्य को निष्क्रिय भागीदार भी जो है, निष्क्रिय स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं, वह भागीदार जिसके भागीदार होने तथ्य को न तो कोई ग्राहक और न ही कोई बाहरी व्यक्ति जानता है। निष्क्रिय भागीदार वो कहलाता है ऐसा भागीदार फर्म के व्यापार में भाग नहीं लेता। वैसे तो निष्क्रिय भागीदार का दायित्व जब तक वो फर्म में पार्टनर बना रहता है तब तक वही होता है जो सक्रिय भागीदारों का होता है, परंतु जब वह फर्म को छोड़ देता है, वह फर्म से हट जाता है अथवा अवकाश ग्रहण कर लेता है तो उसे सार्वजनिक तौर पर नोटिस देना आवश्यक नहीं होता क्योंकि उसके भागीदार होने के तथ्य को जब कोई ग्राहक जानता ही नहीं तो निर्देशन होने का क्वेश्चन ही नहीं राइज होता है। पार्टनर एक केस में एक पार्टनर ने फर्म में एल नामक एक व्यक्ति निष्क्रिय भागीदार था, जिसने भागीदार न होने के तथ्य को तो न तो ग्राहक और न ही कोई अन्य व्यक्ति जानता था। एन के फर्म से हटने की कोई पब्लिक नोटिस नहीं दी गई। व्यक्ति ने फर्म को कुछ मान दिया था, भुगतान न होने पर उसने बात किया मेरे हुआ देने के लिए एस का कोई दायित्व नहीं था क्योंकि उसके भागीदार होने की तथ्य की जानकारी नहीं जानता था। फिर कृत्य एवं अपराध, टॉर्ट्स एंड क्राइम, होल्डिंग आउट का सिद्धांत वहाँ नहीं लागू होता जहाँ कोई ऋण या धन उधार लिया जाता है। इसलिए अपहरण, अपराध या दूसरे प्रकार के दुराचरण के मामलों में होल्डिंग आउट का सिद्धांत